हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमारा चैप्टर का अंतिम टॉपिक चल रहा था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, यहाँ तक हम क्या सीख चुके थे सीएफटी के अंदर। तो देखिए मैंने ये बताया था कि हमारे पास मान लीजिए कोई भी के वो है संकुल FeCN का होल 6 और ये लिख दिया मैंने -3 इस तरह से। यहाँ पे देखिए आपके पास दो चीज़ें हैं, एक केंद्रीय धातु आयन है और एक क्या है, लिगेंड है। ठीक, केंद्रीय धातु आयन जब स्वतंत्र अवस्था में होता है, अर्थात जब इसके पास कोई लिगेंड नहीं होते, तो इसके डी कक्षक पांचों के पांचों कैसे होते हैं, समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। अर्थात इन कक्षकों की ऊर्जा कैसी रहती है, बराबर। बराबर होने का मतलब यह है एक संग, देखो इसके बगल में ये, इसके बगल में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, इसका मतलब इनकी ऊर्जा कैसी है, बराबर है। अब देखिए लिगेंड जैसे जैसे इनके पास आते हैं, एक समय तो ऐसा होता है जब केवल आकर्षित होते हैं लेकिन दूरी पर बहुत ज़्यादा होते हैं। उस समय तो ये कक्षक देखिए इस तरह से होते हैं, अभी डी कक्षक मैंने यहाँ दिखा रखे हैं, इस तरह से 5 डी कक्षक हैं। ये 5 कक्षक कब तक रहेंगे, जब तक धातु आयन से कोई लिगेंड आकर्षित नहीं है, अर्थात स्वतंत्र धातु आयन है। जैसे ही लिगेंड आकर्षित होते हैं और बहुत दूरी पर इसके चारों एक गोलाकार परिक्षेत्र बना लेते हैं, गोलाकार क्षेत्र बना लेते हैं, तो इन कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है। और ये कौन से कक्षक हो गए, अब ये ज़्यादा ऊर्जा वाले समभ्रंश कक्षक ही हैं। अभी इनकी ऊर्जा में कोई अंतर नहीं आया। 5 तरह के कक्षक पिछले जो अपनी क्लास थी उसमें डिस्कस कर चुके थे, DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² DZ²। इनमें से DX² - Y² और DZ² जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, उनकी पालियाँ अक्षों पर होती हैं और बाकी की अक्षों के मध्य में। उसी आधार पर प्रतिकर्षण हुआ था जो अष्टफल के संकुल। अब हमारे पास संकुल दो प्रकार के लेने हैं सीएफटी में। एक तो वो है जिनकी समन्वय संख्या 6 है, 6 है तो संकुल हो जाएगा अष्टफल की है। और एक हो सकते हैं जैसे NiCl4, तो यहाँ पर संकुल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा चतुष्फल की है। जहाँ पर 4 है वहाँ चतुष्फल की और जहाँ पर 6 है वहाँ पर अष्टफल की है। तो इस आधार पर आप देखें अब संकुलों को, अष्टफल के संकुलों में T2G कक्षकों की ऊर्जा तो कम हो जाती है। पिछले टॉपिक को आप देख लेना एक बार, संग संग पढ़ना दोनों को, तो आपको क्लियर हो जाएगा क्यों कम हुई। और जो EG कक्षक है यानी 2 कक्षक DX² - Y² और DZ² की ऊर्जा कैसी हो जाती है, ज़्यादा। तो लिगेंड जैसे जैसे धातु आयन के नज़दीक आते हैं वैसे वैसे कक्षकों की समभ्रंशता खत्म कर देते हैं। कुछ कक्षक कम ऊर्जा के और कुछ ज़्यादा ऊर्जा के हो जाते हैं। 2 प्रकार के कक्षक हो गए, T2G और EG। इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है इसी को कहते हैं हम CFSE। फिर से देख लीजिए, पहले 5 कक्षक इस तरह से थे, यहाँ से दिख भी रहा है, और ये क्या है, 2 टुकड़ों में बट गए, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊर्जा का अंतराल है उसको क्या कहेंगे, CFSE, यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। क्लियर, ये लिख रखा है मैंने डेल्टा O का मतलब है ऑक्टाहेड्रल और डेल्टा ऊर्जा के लिए आता है। इसका मतलब ये है, अब देखिए ये दे रखा है डेल्टा O कितना है, डेल्टा के आगे कितना है, 1 डेल्टा O है पूरा। तो इसका देखें 5 चौके 20, 0.4 ऊर्जा से तो ये कम हो गया, और 0.6, 5 के 30, 0.6 ऊर्जा से ये बढ़ गया है। ठीक है, तो अब ये कितने कक्षक है, 3, 0.4 × 3 कितना हो गया, 1.2, और 0.6 × 2 कितना हो गया, 1.2। तो जितनी ऊर्जा कम होती है उतनी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो कुल मिला के अपन कहते हैं इसको ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट। तो जितनी ऊर्जा उनकी है उतनी इन दोनों की मिलकर के बनी हुई है, अर्थात जितनी ऊर्जा कम हो गई है उतनी ऊर्जा क्या हो गई है, बढ़ गई है। क्लियर। अब देखें चतुष्फल के संकुल, हमारे टॉपिक में हमारी जो क्लास है उसमें डिटेल में नहीं दे रखे, उसमें केवल इतना बता रखा है, क्या बता रखा है कि इसमें कक्षकों के प्रतिकर्षण का क्रम, यहाँ तो क्या होता था DX² - Y² और DZ² जो है इस तरह से थे। जैसे मैं एक एक कक्षक ले लेता हूं, ये 2 प्रकार के कक्षक होते हैं, एक में तो पालियां मध्य में होती हैं, एक में पालियां अक्ष पर होती हैं। अष्टफल के संकुलों में लिगेंडों के आने की दिशा अक्ष होता है। तो आप देख सकते हैं लिगेंड जो होते हैं इन पालियों को ज़्यादा प्रतिकर्षित करेंगे, इनको कम। जहाँ प्रतिकर्षण ज़्यादा है वहाँ ऊर्जा ज़्यादा है, अर्थात ये कक्षक बन गए।
चतुष्फलकीय संकुलों में क्या होता है, चतुष्फलकीय संकुलों में जो आने की दिशा होती है वो इस तरह से होती है लिगेंड की। ठीक, ये अभी हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन आप जान लें लिगेंडों के आने की दिशा इस प्रकार से होती है। तो जब इस तरह से लिगेंड आएंगे तो आप देखें यहाँ पर लिगेंड जो आता है वो इस तरह से आता है यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये जो अक्ष हैं ये पालियाँ इस अक्ष से दूर हो गई हैं, जबकि यहाँ पर देखिए पालियाँ इसके नज़दीक आ गई हैं। तो अब चतुष्फलकीय संकुलों के जिन कक्षकों की पालियाँ मध्य में हैं वो ज़्यादा प्रतिकर्षित हो जाएंगी और जो अक्ष पर है वो कम प्रतिकर्षित, इसीलिए क्रम उल्टा हो गया है। ठीक, टी का मतलब टेट्राहेड्रल है यानी चतुष्फलकीय, और ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल है। ये हिस्सा मैंने चतुष्फलकीय संकुलों के लिए रखा है, ये अष्टफलकीय के लिए। ठीक, तो देखें फिर से देख लें, स्वतंत्र अवस्था में समभ्रंश, लिगेंड आने पर दो हिस्सों में कम ऊर्जा के और ज़्यादा ऊर्जा के, अष्टफलकीय संकुलों में T2G कक्षक कम ऊर्जा के, EG कक्षक ज़्यादा ऊर्जा के, दोनों के बीच का अंतर डेल्टा हो। इधर देखें चतुष्फलकीय संकुलों में उनसे बिल्कुल उल्टा है, जो dx² - y² और dz² ये कम ऊर्जा के और dxy dyz dzx ये ज़्यादा ऊर्जा के हो जाते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर डेल्टा t होता है। ये डिटेल में नहीं है, यहाँ से केवल एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बता दूंगा क्या है सिस्टम। अब देखें एक चीज़ और, जितना ज़्यादा अंतर इस ऊर्जा का होता है, यानी ये जितना नीचे होगा और ये जितना ऊंचा होगा उतने ही संकुल ज़्यादा स्थायी माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात CFSE जितनी ज़्यादा होती है उतने ही संकुल स्थायी होते हैं। इसमें और उसमें क्या संबंध है देखें, क्योंकि ये संबंध जानना बड़ा ज़रूरी है। डेल्टा O जो होती है वो डेल्टा T बराबर 0.45 ऑफ डेल्टा O, या इसको अपन 4/9 डेल्टा O कर सकते हैं। ठीक, लगभग आधी से भी कम डेल्टा T का मान है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए डेल्टा O का मान 100 किलो जूल है तो इसका मान कितना रह जाएगा, केवल 45 किलो जूल रह जाएगा। ये हमेशा का संबंध है इन दोनों में, प्रायोगिक आंकड़ों से आया है। फिर से देख लें, अष्टफलकीय संकुलों की CFSE ऊर्जा जितनी है उसकी आधे से भी कम ऊर्जा किसकी होती है, चतुष्फलकीय संकुलों की। यानी इसका मान बहुत कम होता है और इसका मान काफ़ी ज़्यादा होता है। ये फैक्ट हमारे काम आएगा, तो ये आपको याद रखना है फिलहाल कि चतुष्फलकीय संकुलों की ऊर्जा CFSE अष्टफलकीय संकुलों की CFSE से आधे से भी कम होती है। वो मैंने बता दिया कितनी कम होती है। अब आप लोग एक एक बात करके ध्यान दीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्रिस्टलों का विपाटन अष्टफलकीय संकुलों में भी हो चुका है और चतुष्फलकीय संकुलों में भी हो चुका है। अब आप समझें, अब ये सिद्धांत क्या कहता है। तो सबसे पहले तो देखिए सिद्धांत में मैंने आपको एक एक बात बता देता हूँ। CFT के अनुसार बंधों में लिगेंड और जो धातु आयन होते हैं उनमें आयनिक बंध होता है। लिगेंड जैसे जैसे नज़दीक आते हैं वैसे ही वैसे D कक्षकों की समभ्रंशता नष्ट हो जाती है, दो कक्षकों में विपाटित हो जाते हैं। अष्टफलकीय संकुल है तो T2G और EG, और अगर चतुष्फलकीय संकुल है तो E और T2। जो चतुष्फलकीय संकुल है उनके बीच का ऊर्जा अंतराल चतुष्फलकीय संकुलों की स्थायीकरण ऊर्जा यानी CFST यानी डेल्टा T, और उनकी ऊर्जा क्या कहलाती है, डेल्टा O कहलाती है, दोनों के बीच की। अब हम देखते हैं आगे क्या सिस्टम है। आगे का सिस्टम ये है कि मान लीजिए जो हमारे के बुक में सिद्धांत है वो अष्टफलकीय संकुलों के लिए है, तो चतुष्फलकीय का थोड़ा सा हिस्सा है वो मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3, जैसे ही स्वतंत्र अवस्था में तो जो आयन है धातु आयन M+ है ना, ये लिख दिया हमने। हम लोग जानते हैं दो भागों में विभाजित हुआ है, अष्टफलकीय संकुलों की बात चल रही है। तो देखें 1 2 3 और ये 1 2 T2G EG डेल्टा O लिखे, ठीक है। बाकी अब उसका इतना रोल नहीं है, जो रोल था वो मैंने बता दिया। इतना ही ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच का ऊर्जा अंतराल डेल्टा होता है। अब ध्यान देना, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास पहला इलेक्ट्रॉन भरा गया, कोई भी यौगिक है, जैसे मैं आपके पास लिख देता हूँ TiH2O का होल 6 +3, ये आपके पास एक संकुल यौगिक है। स्कैंडियम टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉन का विन्यास देखिए, ये रहेगा 3d2 4s2। लेकिन देखिए टाइटेनियम पर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3 होने का मतलब है यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 और 1 3। तो बोलो विन्यास क्या रहेगा 3d1।
ऐसे ही किसी का D2 हो सकता है, किसी का D3, किसी का D4, अलग अलग विन्यास यहाँ पे आ सकते हैं। क्लियर? तो मैंने लिख दिया यहाँ पे D1 विन्यास। बोलिए अब आपसे, देखो बहुत ही आसान बात है, लेकिन ये चूंकि शुरुआत है, पहली बार आप ऐसा पढ़ रहे हैं CFT जैसे सिद्धांत हो, तो आपको एक एक पॉइंट धीरे धीरे समझना है, और मैं जो बोल रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट आप चलते चलना। देखें फिर से, विन्यास संकुलों में केंद्रीय धातु आयन का कुछ भी हो सकता है। जैसे आप और देख लें, यहाँ पे है आपके पास FeCN का होल 6 -3। ठीक, यहाँ पे Fe पर आवेश निकालेंगे कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे 6 - 3 तो Fe + 3 आ गया। ठीक है, अब Fe का सोचेंगे कितना है, Fe का होता है 3d6 4s2। ठीक, निकाल दें कितने, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन निकलने, तो क्या विन्यास रह जाएगा 3d5। तो इस तरह से आपको केंद्रीय धातु आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आने चाहिए, तो यहाँ पे d5 हो जाएगा। अब आप समझें इसको चीज़ को, मान लीजिए यहाँ पर शुरुआत में D1 विन्यास है। ठीक, D1 विन्यास आते ही आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों के बारे में कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो पांचों कक्षक कैसे हैं, समान ऊर्जा, लेकिन ये कितनों हिस्सों में टूट गए, लिगैंड की उपस्थिति में 2 में। तो आप बताइए पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा या यहाँ, तो उत्तर आएगा T2G में, क्योंकि T2G की ऊर्जा कम है और Eg की ज़्यादा है। भरने में आ गया पहला इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब मान लीजिए कोई और दूसरे यौगिक का D2 विन्यास हो गया, तो D2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ठीक, अब आ गया तीसरा D3 की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आ गया। अब समस्या है हमारे पास आ गया D4 विन्यास। यहाँ से आप समझना कोशिश करेंगे। D4 विन्यास में हमारे पास 2 कंडीशन है। कौन कौन सी, एक तो इलेक्ट्रॉन यहीं पर जोड़ा बना ले, और दूसरा कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच जाए। तो अब आपके पास विकल्प है कि आप क्या करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉनों का यहाँ जोड़ा बनाएंगे या फिर इलेक्ट्रॉनों का। तो मैं यहाँ पे कंडीशन रख देता हूँ, देखेंगे। ये हमारे पास D4 विन्यास आ गया। बात समझ में आ रही होगी, पहले फिर से समझ लें। पहला इलेक्ट्रॉन गया D1, एक इलेक्ट्रॉन गया, क्यों गया इसमें, क्योंकि निम्न ऊर्जा स्तर। D2 चला गया D3 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। D4 के बाद दिक्कत आई है, D4 में या तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना है यहाँ, या फिर इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजा है। तो देखो 2 कंडीशन हो गई D4 की। एक तरीका तो है T2G में ही इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ये बन गया T2G4 और Eg में क्या रहेगा 0। एक तरीका तो ये है, और दूसरा क्या है, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन रहे और Eg में 1 पहुंच जाए। तो कौन सा मान है कौन सा नहीं मान है, तो ये सिद्धांत CFT क्या कहता है, यदि प्रबल लिगैंड होते हैं, अब प्रबल कौन से दुर्बल ये बताऊंगा अभी, यदि प्रबल लिगैंड होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, और अगर दुर्बल लिगैंड होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का अयुग्मन होता है। समझ गए, फिर से देख लें, यदि प्रबल लिगैंड होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, और दुर्बल लिगैंड होते हैं तो अयुग्मन होते हैं। अर्थात मान लीजिए अगर लिगैंड Cn- होता, तब तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का यहीं पर युग्मन हो जाता, और अगर लिगैंड कौन हो जाता, Cl हो जाता, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता, अयुग्मन। क्लियर है? तो युग्मन कब होता है, जब प्रबल लिगैंड होते हैं, और जब अयुग्मन कब होता है, जब दुर्बल लिगैंड होते हैं। अब बात आती है ऐसा होता क्यों है, तो इस बात को भी समझें। यहाँ पे देखें 2 तरह की ऊर्जा काम करती है, मैं थोड़ा इसको क्लियर करता हूँ आपको। अब यहाँ से हमको ये ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, और एक एक करके पॉइंट। यहाँ तक देखें हमारे पास 2 कंडीशन है, 3 इलेक्ट्रॉन तक हम भर चुके हैं, 3 के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन है। चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए एक तो सीधी सीधी शर्त है कि प्रबल लिगैंड होगा तो इलेक्ट्रॉन का यहीं पर युग्मन होगा, और दुर्बल लिगैंड होगा तो इलेक्ट्रॉन का अयुग्मन हो जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन Eg कक्षक में पहुँच जाएगा। क्लियर है? इसके बाद D5 देखें, और भी देख लेते हैं, D4 D5। अगर D4 यहाँ पे आ गया तो D5 यहाँ पे, D6 यहाँ पे, फिर D7, फिर D8, D9, D10 ऐसे भरने में आएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कैसा लिगैंड है, दुर्बल लिगैंड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दुर्बल लिगैंड की उपस्थिति में पहले सब जगह अयुग्मन होता है, फिर युग्मन होता है, जबकि प्रबल लिगैंड की उपस्थिति में पहले नीचे के कक्षकों का अयुग्मन होता है,
फिर उन्हीं का युग्मन, युग्मन का मतलब जोड़े बनते हैं, और फिर ऊपर वालों का युग्मन अयुग्मन स्टार्ट होता है। तो अब देखें, अपन आते अपनी मूल बात पे। मैं चल रहा था D3 विन्यास तक। अब होगा क्या, जब D4 विन्यास आया तो चौथा इलेक्ट्रॉन भरना है। चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए 2 बाधाएं हैं, ठीक है। 2 बाधाओं का मतलब ऐसे मान लीजिए कि आपको मान लीजिए 2 पेपर देने हो, ठीक। 2 पेपरों में से एक पेपर तो आपका हो गया किसका, मान लीजिए आर्मी का कोई पेपर है, ठीक है, और एक पेपर हो गया आपका टीचिंग का। तो आप इससे को ऐसे समझ ले, एक तो आपके पास आर्मी का पेपर है और एक कोई टीचर बनने का पेपर है, ठीक। अब आप जानते हैं अगर आर्मी का पेपर हार्ड हुआ और ये कैसा हुआ, इजी हुआ, तो आप जानते हैं इसमें सेलेक्ट होना आसान हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा हो गया, ये इजी हुआ ये हार्ड हुआ, तो इसमें सेलेक्ट होना आसान हो जाएगा। इजी और हार्ड का मतलब ऊर्जा से है। अगर इसकी ऊर्जा ज़्यादा हुई, ऊर्जा का मतलब ताकत है, अगर इसकी ऊर्जा ज़्यादा हुई तो इसमें होना मुश्किल होगा, और अगर इसकी ऊर्जा ज़्यादा हुई तो इसमें होना मुश्किल है। यानी जितना कम ऊर्जा किसी की होती है उसी में काम उतना आसान हो जाता है। क्लियर हो गई। तो अब आप यहाँ पे इसी फंडे को दिमाग में रख लीजिए, फिर से देख लें। जिसकी जितनी ज़्यादा ऊर्जा है उसके लिए उतनी ही ताकत लगानी पड़ेगी हमको। अगर ये पेपर की ऊर्जा ज़्यादा है तो हमको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तो यहाँ सिलेक्शन मुश्किल है। यहाँ ऊर्जा बिल्कुल कम है, आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। अब इस पॉइंट को यहाँ पे समझें। जैसे यहाँ हमारे जीवन में 2 पेपर हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास 2 पेपर हैं। कौन कौन से, चौथा इलेक्ट्रॉन भरने जा रहा है D4 का, यहाँ भरें या यहाँ भरें। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ भरता हूँ तो देखिए क्या दिक्कत है, यहाँ पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है या नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आवेश, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी भर रहे हैं वो कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव आवेश। तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा, तो ये जो प्रतिकर्षण की वजह से क्या करेगा, इसको धक्का देगा। क्या देगा, धक्का। दोबारा देख लें, एक इलेक्ट्रॉन है, चौथा भर रहे हैं। अगर मैं चौथा इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर लेकर के आऊँगा तो जो ये इसके अंदर पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो इसको धक्का देगा। अब धक्का देगा तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ज़बरदस्ती रखना पड़ेगा। ज़बरदस्ती का मतलब हम कहेंगे नहीं यहीं रहना पड़ेगा तुझे तो, और यहीं रखने के लिए हमको कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। वो जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसे कहते हैं युग्मन ऊर्जा। किस नाम से जानते हैं, पेयरिंग एनर्जी, यानी जोड़ा बनाने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, जैसे हम करते हैं पाई से व्यक्त। क्लियर, फिर से समझ लें इसको। एक इलेक्ट्रॉन है, अगला लेकर के इसी के अंदर आएंगे तो ये इसको धक्का देगा। इसको ठीक ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए 2 लड़के हैं, आपस में एक हॉस्टल के रूम में रहते हैं, दोनों में लड़ाई होती है। एक लड़का रूम में रह रहा है पहले से, हम क्या करते हैं दूसरे को उसके संग रखना चाह रहे हैं। जैसे ही पहला दूसरे को देखता है वो उसको कहते नहीं साहब ये नहीं रहेगा कमरे में, बिल्कुल मैं ये रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा। तो हम क्या करेंगे, ज़बरदस्ती धमका करके नहीं इसको ही रखना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है, तेरे पास पढ़ना है तो पढ़। तो कुल मिलाकर के हमको ऊर्जा देनी पड़ती है ज़बरदस्ती, ताकि वो जोड़ा बन सके। तो युग्मन ऊर्जा या पाई के नाम से ये जानी जाती है। दूसरा देखें, एक विकल्प क्या है कि हम चौथे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा करके यहाँ पहुँचा दें। जो कौन सा होगा, दूसरा तरीका है हमारे पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँचता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचने के लिए कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता है, तो बोलिए यहाँ से यहाँ तक जाना है, ऊपर तक जाना है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि आप पहली सीढ़ी पर और पहली से आपको चौथी सीढ़ी पर जाना है, तो बताइए आपको ऊर्जा की जरूरत है या नहीं है, ताकत की जरूरत है। तो यहाँ पे कितनी ऊर्जा चाहिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए किसकी ऊर्जा चाहिए, डेल्टा ओ के बराबर ऊर्जा चाहिए। चौथा इलेक्ट्रॉन अगर मैंने यहाँ पे भरा और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरेगा जब, तो कितनी ऊर्जा चाहिए, युग्मन ऊर्जा। और चौथा इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे जाएगा तो किसके बराबर ऊर्जा चाहिए, डेल्टा हो। तो ये हम कह सकते हैं CFSE। ठीक, तो 2 पेपर हो गए हमारे पास, एक तो हो गया आर्मी का और एक हो गया टीचर का। समझ गए। अब आप समझना, यही सारा पॉइंट है। अगर मान लीजिए युग्मन के लिए मुझे 100 किलो जूल ऊर्जा देनी पड़े, ठीक है, यानी जोड़ा बनाने के लिए तो 100 किलो जूल देनी पड़े, जबकि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जाने के लिए मात्र 70 किलो जूल की आवश्यकता हो, तो बताइए कौन सा काम आसानी से हो जाएगा। आप जानते हैं 70 किलो जूल वाला आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जब हम 100 किलो जूल तक पहुँचाएंगे ऊर्जा उससे पहले ही 70 आ जाता है, तो 70 किलो जूल पे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा। क्लियर है। और अगर इसका उल्टा हो
इसकी 70 किलो जूल ज़रूरत हो और इसकी क्या हो 100 किलो जूल ज़रूरत हो, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जोड़ा बना लेगा, क्योंकि 70 किलो जूल कम है और 100 किलो जूल ज़्यादा है। इतनी ताकत लगानी पड़ेगी, 100 किलो जूल होगी जब ऊपर जाएगा, जबकि 70 किलो जूल पे यहीं कहीं जोड़ा बना लेगा। तो हमने ये देख लिया, अगर युग्मन ऊर्जा कम होती है तो युग्मन हो जाता है, और अगर CFSE कम होती है तो क्या हो जाता है, अयुग्मन हो जाता है। क्लियर? तो अब हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं, पूरा सारी बात आपको क्लियर हो जाएंगी। ढंग से देख लेते हैं। देखें, और पूरे टॉपिक का यही निचोड़ है, छोटी छोटी बातें हैं, कुछ भी नहीं है, एक बार में आप देख लें, और ज़्यादा इसमें बहुत गहराई में भी नहीं घुसे कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए, क्योंकि ये क्या काल्पनिक चीज़ें और आप कल्पनाएं उतनी अभी बड़ी नहीं कर पाते, तो इसलिए आप उसको हिसाब से चलने दें। देखें एक बार जो जो चीज़ें हैं पॉइंटेड बिल्कुल ऐसे देखो, 5D कक्षक थे, ठीक, अष्टफलकीय संकुलों में 2 हिस्सों में बट गए। यहाँ तक की बात, क्यों बट गए उसके पीछे रीजन बता दिया, इनकी पालियाँ अक्षों के मध्य में थी, इनकी पालियाँ अक्षों पर थी, दोनों के बीच का अंतर डेल्टा हुआ गया, ठीक। जितनी ऊर्जा इनकी कम हुई उतनी बढ़ गई, इसका मतलब ऊर्जा का जो सिस्टम है वो बराबर बना रहा है, इनकी ऊर्जा के बराबर इनकी ऊर्जा रही। ये हमारे काम की लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। अब देखें इलेक्ट्रॉन भरने का सिस्टम, उसमें मैंने बताया अगर मान लीजिए प्रबल लिगेंड होंगे तब तो 1 2 3 यहाँ तक तो सही है बिल्कुल, क्योंकि ये क्या निम्न ऊर्जा के, ये उच्च ऊर्जा के। चौथा इलेक्ट्रॉन भरने में दिक्कत है, या तो चौथा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनेगा या चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचेगा, ऊपर, ठीक। तो चतुर्थ इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऐसी होती है, प्रबल लिगेंडों की उपस्थिति में तो इसका युग्मन होता है, अर्थात नीचे के कक्षकों में जोड़ा बना लेता है, जबकि दुर्बल लिगेंडों की उपस्थिति में ये अयुग्मित होकर के ऊपरी कक्षकों में चला जाता है। अब हमने ये सीखा है कि कब कोई जोड़ा बनाएगा और कब कोई अयुग्मित करेगा। तो हमें ये बात कह सकते हैं, जो प्रबल लिगेंड होते हैं, ये लाइन है महत्वपूर्ण, हमारे जितनी इतनी सारी बात बोली है, प्रबल लिगेंड, इनकी उपस्थिति में क्या होगा, अभी अभी हमने देखा प्रबल लिगेंडों की में युग्मन होता है, लेकिन युग्मन होता क्यों है, 2 ऊर्जा है पाई और इसका मान हो गया डेल्टा ओ से कम। तो मैंने बताया था जो ऊर्जा कम होती है वही काम होता है, ये युग्मन के लिए जिम्मेदार है, ये अयुग्मन के लिए तो क्या होगा, युग्मन होगा। और विन्यास भी हम लिख देते हैं, जैसे D4 के लिए T2G4 Eg0। वहीं हम देखें दुर्बल लिगेंड के लिए दुर्बल लिगेंड क्षेत्रों में इससे उल्टा काम होता है, पाई का मान कम होता है और डेल्टा, पाई का मान ज़्यादा और डेल्टा ओ का मान कम। जिसका मान कम होगा वही काम होगा, यानी क्या रहेगा, अयुग्मन होगा। और D4 अगर विन्यास है कहीं पर तो उसके लिए विन्यास हो जाएगा T2G3 Eg1। क्लियर? तो ये हमारे पास पूरे CFT की मेन लाइन है, समझ गए। तो प्रबल लिगेंडों की उपस्थिति में युग्मन ऊर्जा का मान CFSE से कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का निम्न ऊर्जा स्तरों में युग्मन होता है, जबकि दुर्बल लिगेंडों में युग्मन ऊर्जा का मान डेल्टा ओ से अधिक होता है, इसलिए डेल्टा ओ का मान कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर की अपेक्षा उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और उनका अयुग्मन होता है, और ये हमारे पास विन्यास आ जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरे CFT का निचोड़ अकेला यही है, समझ गए। एक आपको इतनी बात जरूर जाननी कि 5D कक्षकों का विपाटन है, उसके बाद बच्चे कुचे का निचोड़ ये आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं हमारी व्यवस्था को, यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। यही ध्यान रखना है आपको, युग्मन कब होगा, अयुग्मन कब होगा। अष्टफलकीय संकुलों में, ये तो अष्टफलकीय संकुलों का, चतुष्फलकीय संकुलों की स्थिति देखिए। ठीक, चतुष्फलकीय संकुलों में मान लीजिए 1 2 D2 विन्यास आ गया। अब हमको D3 रखना है, तो D3 की वही 2 कंडीशन होनी चाहिए, एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो, 2 कंडीशन हो गई, या तो युग्मन हो या अयुग्मन हो। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि अभी अभी हमने देखा था डेल्टा T जो है उसका मान बहुत ही ज़्यादा कम होता है। कितना था, जितनी डेल्टा वो होती है उसका बिल्कुल आधा मान होता है। तो इसका मतलब इसका मान हमेशा ही कैसा रहता है, बहुत ही कम होता है। इसको ऐसे समझें
देखिए पाई और डेल्टा ये दोनों ही ऐसी हैं जिनकी ऊर्जा लगभग आसपास होती हैं। इनमें से जो जीत जाता है, पाई जीत गया तो इसका काम अयुग्मन हो जाएगा, और अगर ये जीत गया तो इसका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जोड़ा बनेगा जब पाई का मान तो उतना ही बना रहेगा, लेकिन डेल्टा टी का मान क्या हो चुका है, बहुत ही कम हो चुका है। तो डेल्टा टी जो होती है वो पाई से हमेशा और हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी। समझ गए? तो जब पाई का मान ज़्यादा रहेगा, डेल्टा टी का रहेगा कम, तो कोई सी भी कंडीशन हो, अब यहाँ पे चाहे प्रबल लिगैंड हो चाहे दुर्बल लिगैंड हो, हमेशा ही इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, अयुग्मन होगा। क्या होगा, अयुग्मन होगा, कभी भी युग्मन नहीं होता। तो अब आप देखें, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, ध्यान से समझना इसको, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है प्लस हाफ, ठीक। दूसरे का भी कितना हो जाएगा, प्लस हाफ, सब एक जैसे हैं। तीसरे का प्लस हाफ, अगले का प्लस हाफ और अगले का प्लस हाफ। कुल चक्रण कितना हो गया, 2.5, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसमें जोड़ा बना दिया तो इसका प्लस हाफ और इसका माइनस हाफ, इसका मतलब अब चक्रण कितना किया, ऐसे मान लीजिए, इसको छोड़ें, केवल 2 से देख लीजिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर अयुग्मित हैं तो इसका कितना हो गया, प्लस हाफ और इसका भी प्लस हाफ, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। कुल चक्रण का मान कितना हो गया, 1। लेकिन अगर इनका चक्रण, मैंने इनका जोड़ा बना दिया तो ये कितना है, प्लस हाफ, और ये कितना हो गया, माइनस हाफ, कितना आ गया, 0। तो आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं तब तो इनके चक्रण का मान अधिक है। अब चक्रण कितना है इनका, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, मतलब 1.5। और अगर मान लीजिए इसका जोड़ा बन गया होता तो कितना हो जाता, केवल आधा रह जाता, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, और ये हाफ हो जाता, तो ये कितना रह जाता, आधा रह जाता। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों का अयुग्मन होता है तो चक्रण बढ़ता है, और अगर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है तो चक्रण कम होता है। तो यहाँ पे ध्यान दें, और भी कई सारी चीजें हैं समझने की। देखें, अभी अभी हमने एक बात देखी थी, प्रबल लिगैंड, और एक है हमारे पास दुर्बल लिगैंड। प्रबल लिगैंडों के लिए हमने क्या देखा कि पाई का मान जो होता है वो कम होता है और डेल्टा ओ का ज़्यादा होता है। दुर्बल लिगैंड के लिए पाई का मान ज़्यादा और डेल्टा ओ का कम, ठीक। जब पाई का मान कम होगा तो क्या होगा, युग्मन होगा। युग्मन से क्या होगा, जोड़े बनेंगे, जोड़े बनेंगे तो चक्रण कम होगा, और चक्रण कम होगा तो इसका मतलब, चक्रण कम होने का मतलब है निम्न चक्रण संकुल, ठीक। जबकि दुर्बल लिगैंडों में क्या होता है, अयुग्मन होता है, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और एक पहुंच गया ऊपर 4, तो यहाँ पे अयुग्मन होता है। अयुग्मन का मतलब चक्रण बढ़ता है, ठीक। तो आप देखें ऐसे हो सकता है, जैसे D4 विन्यास है, बोलो ऐसे होते हैं T2G और EG, 1 2 3 4, बोलिए चक्रण कितना होगा, इस हिस्से का 0, हाफ और हाफ 1। लेकिन अगर D4 होते तो ऐसे होता, हाफ 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 और हाफ, कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब अयुग्मन से चक्रण बढ़ता है, युग्मन से चक्रण कम होता है, तो ये हो जाएंगे अयुग्मन वाले उच्च चक्रण संकुल, ठीक। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि अष्टफलकीय संकुलों में प्रबल लिगैंडों की उपस्थिति में निम्न चक्रण और दुर्बल लिगैंडों की उपस्थिति में उच्च चक्रण संकुल होते हैं। चतुष्फलकीय संकुलों में क्या हुआ कि डेल्टा टी का मान बहुत ही कम है, तो वहां चाहे प्रबल लिगैंड हो चाहे कैसे हो, दुर्बल लिगैंड हो, हमेशा ही हमेशा पाई का मान ज़्यादा रहेगा और डेल्टा टी का मान कम रहेगा। तो हर केस में ही क्या रहेगा, अयुग्मन होगा, और अयुग्मन होगा तो हमेशा ही क्या बनेंगे, उच्च चक्रण संकुल। तो यहाँ का जो क्वेश्चन है वो यही था, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए और कुछ नहीं पूछा जाता। क्या कारण है, चतुष्फलकीय संकुल हमेशा उच्च चक्रण संकुलों का निर्माण करते हैं, निम्न चक्रण नहीं बनाते। रीजन बता देंगे, चतुष्फलकीय संकुलों में CFSE अर्थात डेल्टा टी का मान युग्मन ऊर्जा की तुलना में बहुत कम होता है। इस वजह से
जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका T2 में क्या होते हैं, अयुग्मित होते हैं, इसीलिए संकुल कौन से संकुल बनाते हैं, उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं। तो ये हमारे पास ये CFT से संबंधित बातें हुई हैं, इनको आप अच्छे से देख सकते हैं। अब देखिए CFT का फायदा एक हाँ ये और है आपके सामने समस्या कि साहब हमको कैसे पता पड़ेगा कौन सा प्रबल लिगैंड है कौन सा दुर्बल। तो उसके लिए एक श्रेणी बनाई गई, CFT ने समझाई थी, उसको कहते हैं हम स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी, सीरीज। तो देखिए क्या है ये सीरीज। ये हमारे पास एक सीरीज है, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है आपको, तो एक तो आपको Cn- याद रखना है, एक NH3 रखना है, एक आपको H2O रखना है, और ये रखना है AfClBr। ये मैं पहले बता चुका था, प्रबल और दुर्बल। तो ये जो क्रम दे रखा है लिगैंडों की प्रबलता का बढ़ता क्रम है, यानी ये सबसे दुर्बल लिगैंड है और ये सबसे प्रबल लिगैंड है, ठीक है। CO सबसे प्रबल, NO2- इससे कम, Cn- इससे कम, एथिलीन डाइएमीन इससे कम, NH3 इससे कम, EDTA-4 इससे कम, H-H2O। तो ये इस तरह से क्रम दे रखा है। आप लोगों को एक सीरीज तो ये देखनी है कि भाई स्पेक्ट्रोकेमिकल बड़ी सीरीज तो ये है, बाकी आपको तो ज़्यादा याद ना रख करके यही याद रखनी है, I-, Br-, Cl-, F-, H2O, NH3 और Cn-। ठीक, तो इसमें से ये जो लिगैंड है ये तो कैसे हैं, प्रबल लिगैंड है, और H2O से लेकर के ये सब कैसे हैं, दुर्बल लिगैंड है। इनसे ही ध्यान रख लीजिए, यही काफ़ी है। यहाँ भी H2O से पहले के प्रबल हैं, और H2O और H2O के बाद वाले सब कैसे हैं, दुर्बल लिगैंड। तो ये सीरीज आपको याद रखनी है, इसको आप देख सकते हैं। इसी में से जो प्रबल लिगैंड है उनकी उपस्थिति में युग्मन होगा, और जो दुर्बल लिगैंड है उनकी उपस्थिति में अयुग्मन होगा। अब एक चीज देखें, इस CFT सिद्धांत से हम संकुलों के रंग की व्याख्या कर सकते हैं, कोई संकुल किस रंग का है। तो देखिए एक रंग की व्याख्या और है इसमें, इसको भी देख लेते हैं। ये है आपके पास एक यौगिक TiH2O का होल 6+3। ठीक, इसमें पूछा जाता है कि क्या कारण है ये यौगिक बैंगनी रंग प्रदर्शित करता है, लाल बैंगनी रंग प्रदर्शित करता है। तो हमको इसका उत्तर बताना पड़ता है कि लाल बैंगनी रंग प्रदर्शित क्यों करता है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम इसकी CFT से व्याख्या करेंगे। टाइटेनियम पर आवेश देखें तो 6 कितना आवेश है, कुल 0 -3, तो 3 ही रह गया है, तो Ti पर आवेश आ गया +3। टाइटेनियम का विन्यास अभी मैंने बताया था 3D2 4s2, 3 निकल गए तो 2 और 1 3, क्या रह जाएगा विन्यास 3D1, एक इलेक्ट्रॉन रह गया, एक यहाँ रख दिया, ये T2G कक्षक है और ये कौन सा है Tg कक्षक, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से समझेंगे आप, रंग की व्याख्या हम लोग कर रहे हैं, तो आपसे पूछा गया क्या कारण है ये कलर प्रदर्शित करता है, ये पूछ ले या कोई भी यौगिक पूछ ले, आपको पता लग जाएगा रंग की व्याख्या कैसे करते हैं। तो देखिए, यह यौगिक रंगीन होता है क्योंकि CFT के अनुसार केंद्रीय धातु के D कक्षकों का विपाटन हो जाता है। हो गया, निम्न ऊर्जा के D कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग क्या करें, अब इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। सूर्य के प्रकाश में हमारी आंखें जो रंग देख सकती हैं वो होता है दृश्य प्रकाश।
दृश्य को कहते हैं विजिबल लाइट। कौन सी लाइट है? वेवग्योर जो सतरंगी धनुष बनाते हैं, इंद्रधनुष बनाती हैं, बेनी आह पीनाला। तो सूर्य क्या करता है, इस पर अपना प्रकाश डलता है। ये प्रकृति में योगिक है तो सूर्य का प्रकाश भी पहुंचेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 7 रंगों के प्रकाश में से, ये हमारे पास कौन सा कलर है, वेवग्योर, इन रंगों में से किसी एक रंग के प्रकाश को ग्रहण कर लेगा। कर लिया। जैसे ही प्रकाश में क्या मौजूद है, ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा मौजूद है, इनमें से कोई सा एक कलर का प्रकाश इसने ग्रहण किया। जैसे ही प्रकाश ग्रहण करता है तो इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। कम ऊर्जा की जगह ये है, ज़्यादा ऊर्जा की जगह क्या है, ये वाली। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर पहुंच गया, ऊपर। क्लियर? तो यहाँ से देखें कौन सी कक्षा से कौन सी में गया, T2G से EG कक्षक में। ये भी D कक्षक है और ये भी D कक्षक है। D से D में जाने की घटना कहलाती है DD संक्रमण। क्या कहलाती है, DD संक्रमण। फिर से समझ लें, संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन के D कक्षक विपाटित हो जाते हैं। निम्न ऊर्जा वाले कक्षक दृश्य ऊर्जा के विकिरण ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। इसे DD संक्रमण कहते हैं। अब इसने मान लीजिए लाल पीला कलर, ये जो है ग्रीन और येलो, ये हो गया हरा पीला कलर ग्रहण किया। ठीक है, तो अब क्या होगा, इन दोनों का मिक्स में से कलर ग्रहण कर लेते हैं। हरा कलर ग्रहण कर लिया अपन, तो ऐसे मान के चले हरा कलर इसने ग्रहण किया। हरा कलर ग्रहण करके कहाँ चला गया, उच्च ऊर्जा स्तर में। कुल कितने कलर टकराए थे इससे, 7 में से 6 कलर। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई वस्तु, चलो मैं वैसे ही बताता हूँ। ये हमारा बोर्ड है, सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है। क्यों सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है, जब इस पर दृश्य विकिरण गिरते हैं 7 रंगों के, तो ये क्या करता है, 7 के 7 रंगों में से एक भी रंग ग्रहण नहीं करता, 7 को भेज देता है। तो क्या होगा, 7 रंग वापस लौटते हैं और वापस से मिल जाते हैं, और मिल करके जब 7 रंग मिलेंगे तो कौन सा रंग बनाएंगे, सफ़ेद रंग। कोई वस्तु काले रंग की, जैसे मार्कर का ये हिस्सा काला दिखाई दे रहा है, काला क्यों दिखाई दे रहा है, इसने 7 रंगों को ग्रहण कर लिया, कोई भी रंग वापस नहीं भेजा, तो हमारी आंखों तक प्रकाश आया ही नहीं, तो हमको एक काला दिखाई दिया। अब यहाँ पे देखना, ये जिस भी कलर का दिखाई देगा, इसने किसी एक रंग को अवशोषित कर लिया। जो रंग अवशोषित कर लिया गया है वो तो दिखाई देगा नहीं। बचे कितने कलर, 6। ये 6 कलर वापस से लौटते हैं। दोबारा समझें, देखें, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, 7 रंगों ने इस पर आक्रमण किया, इनमें से इसने एक रंग को ग्रहण किया, बाकी 6 रंगों को परावर्तित कर दिया। ये 6 परावर्तित रंग आपस में मिल जाते हैं और एक नया रंग बना लेते हैं। तो उन 6 रंगों से जो नया रंग बनता है उसे कहते हैं पूरक रंग, और यही पूरक रंग हमारी आंखों तक पहुंचता है। अवशोषित रंग नहीं पहुंचता, अवशोषित तो ग्रहण कर लिया, जो उन 6 रंगों से पूरक रंग बना है वही हमारी आंख तक पहुंचता है। तो आप देखिए, इनमें से कोई एक कलर ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, और जो बाकी कलर हैं मिल करके पूरक रंग बना लेते हैं, वही पूरक रंग हमारी आंखों को दिखाई देते हैं। तो हम बता सकते हैं TiH2O6 रंगीन क्यों दिखाई देता है, तो हम कह सकते हैं इसके T2G जो कक्षक हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है जो दृश्य ऊर्जा के विकिरणों को ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और इसका पूरक रंग ही हमारी आंखों को दिखाई देता है, जो कि इसकी रंगीन प्रकृति को बताता है। ठीक है, तो ये हमारे पास DD संक्रमण का तरीका हो गया, किस तरह से हम DD संक्रमण है। पूरक रंगों को और देख लीजिए, आप कैसे पहचाने किसका पूरक कौन होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये केवल एक ट्रिक्स टाइप है और कुछ भी नहीं है। तो देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, यदि कोई वस्तु लाल रंग की दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि उसने कौन से कलर का अवशोषण किया है, उसका पूरक कलर है कौन सा, ये ब्लू और ग्रीन, नीले और हरे का मिक्स कलर है। ठीक है, नीले और हरे का मिक्स कलर है, तो वो कैसी दिखाई देगी, हमको रेड कलर की दिखाई देगी। यदि कोई वस्तु हमको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है मतलब
कोई वस्तु ब्लू कलर की है तो उसने कौन सा रंग अवशोषित किया, ऑरेंज का। यानी ये एक दूसरे के पूरक कलर हैं। पीले का पूरक कौन है, देखें, पीले का पूरक है इंडिगो, यानी ये है नीला कलर, ये नीला है। ब्लू यानी नीला नहीं होता, आसमानी होता है, ठीक। और ये है आपका वॉयलेट, बैंगनी कलर। अब आप समझ लीजिए, ये हरा है, यहीं से बता देता हूँ। अगर किसी ने बैंगनी का अवशोषण किया है तो वो हरे रंग की वस्तु दिखाई देगी, अगर हरे का अवशोषण किया है तो बैंगनी दिखाई देगी। पूरक का मतलब ये होता है, ऐसे होता है कि अगर किसी ने बैंगनी का अवशोषण कर लिया तो ये सारे के सारे कलर मिलके कौन सा रंग बना देंगे, हरा रंग बना देंगे। ऐसे ही ब्लू का अवशोषण कर लिया तो सारे के सारे मिलके ऑरेंज बना देंगे। तो जैसा अवशोषण करते हैं उसका पूरक रंग हमको दिखाई देता है। तो ये अलग से मैंने बता दिया। तो देखिए हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का चैप्टर मैं यहाँ पे कंप्लीट मान रहा हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत उपयोग वगैरह हैं वो सब आप थ्योरी क्लासों में ही देख पाएंगे। यहाँ तो प्रॉपर नहीं बता सकता उपयोगों को, प्रैक्टिकल आंकड़े हैं तो प्रैक्टिकलों के हिसाब से समझाए जाते हैं। बाकी आप एक बात समझ लीजिए, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने केंद्रीय धातु आयन लिगेंडों के बारे में समझा, उसके बाद संकुल और द्विक लवण क्या होते हैं इनमें अंतर देखा था। उसके बाद हमने संकुलों का नामकरण देखा। संकुलों के नामकरण में हमने चार तरह के देखे। उदासीन संकुल थे, संकुल धनायन साधारण ऋणायन, साधारण धनायन संकुल ऋणायन, संकुल धनायन संकुल ऋणायन। उसके बाद फिर हम समाव्यवता पे आ गए थे। समाव्यवता दोनों तरह की थी, संरचनात्मक और ज्योमिति समाव्यवता। उसके बाद हमने दो सिद्धांत पढ़े, VBT और C50। VBT सिद्धांत हमें बताता है कि इनके बीच में उपसंयोजक बंध होते हैं, CFT बताता है इनके बीच में आयनिक बंध होते हैं। CFT थोड़ा जटिल सिद्धांत है, लेकिन इसके मोटे मोटे बिंदु आप अभी समझ लें। मैं आपको अगली क्लासेस में जब भी कभी मौका दोबारा लगेगा फिर से आपको और इजी वे में इसको प्रस्तुत कर दूंगा। ऑफलाइन क्लास अगर अपनी लगती है तो उसमें बताएंगे, बाकी ऑनलाइन में कभी दोबारा से प्रॉपर केवल CFT को ही अलग से बना लेंगे, तो आप उसको समझ लीजिए। सबसे पहले 5 डी कक्षक होते हैं, लिगेंडों की उपस्थिति में विपाटित हो जाते हैं। विपाटित में T2G और EG ऑक्टाहेड्रल कक्षकों की ऑक्टाहेड्रल संकुलों में होता है। प्रबल लिगेंड होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन पे जोर होता है, और दुर्बल लिगेंड होते हैं तो अयुग्मन पे। युग्मन से चक्रण कैसा होता है, अधिक होता, चक्रण कम हो जाएगा, और जो दुर्बल लिगेंड है उनसे चक्रण ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपके पास CFT कंप्लीट होती है। आप इस चैप्टर को अब कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। थैंक यू।